नमस्कार बच्चों। पिछला भाग में मैंने आपको संधारित्र के प्रकार को बतलाया था और आज मैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक से शुरुआत करने जा रहा हूं। आइए सबसे पहले हम सभी यह देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कितना होता और वह किस प्रकार से आता है। दोनों स्थिति में जबकि प्लेट्स के बीच निर्वात होगा और दूसरी स्थिति जब प्लेट्स के बीच एक परावैद्युत माध्यम को या परावैद्युत पदार्थ को भरा जाएगा तब धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इसे हम सभी देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है। क्या आप देख सकते हो कि दो एक ही आकार एवं आकृति के समतल चालक प्लेट्स हैं। दोनों प्लेट्स जो हैं उनकी जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है जिसको हम सभी प्लेट एरिया कहते हैं, मान लेते हैं, माना जिसे आप लेट कह सकते हैं, प्लेट क्षेत्रफल इक्वल कैपिटल ए। प्लेट क्षेत्रफल का अर्थ प्लेट का क्रॉस सेक्शन का एरिया से है, तो प्लेट क्षेत्रफल ए हो गया। अब ये जो दो प्लेट्स हैं इनके बीच की जो दूरी है इसे मैं स्मॉल डी मान लेता हूं, तो मैं यहां लिखता हूं प्लेट्स के बीच की दूरी प्लेट्स के बीच की दूरी ये स्मॉल डी मान लेता हूं। और ये जो पहला प्लेट है मान लो कि इसे चार्ज प्लस क्यू मिला हुआ है और दूसरा प्लेट जो इसे चार्ज माइनस क्यू मिला हुआ है चार्ज करने के बाद। तो जाहिर है कि ये जो प्लेट पॉजिटिव चार्ज प्लेट है इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये पॉजिटिव आएगा और जो निगेटिव चार्ज प्लेट है इसका पोटेंशियल निगेटिव आएगा, V प्लस और V माइनस। तो प्लेट्स के बीच का जो विभवांतर होगा उसे आपको निकालना होगा, क्योंकि जब आप कैपेसिटेंस को निकालते हो तो कैपेसिटेंस के मेजरमेंट संधारित्र की आवेश और संधारित्र के प्लेट्स के बीच का विभवांतर का अनुपात के द्वारा निकलता है। तो जाहिर है कि मुझे V प्लस और V माइनस इस दोनों का जो डिफरेंस होगा यानी विभवांतर जो होगा यह मुझे निकालना पड़ेगा। और यह भी यहाँ हम सभी मान लें कि प्लेट्स के बीच का माध्यम आपको निर्वात हो गया। प्लेट्स के बीच का माध्यम यह हो गया निर्वात यानी वैक्यूम है दोनों प्लेट के बीच वैक्यूम्ड है। बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको दोनों प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र चाहिए। अब सवाल है कि विद्युत क्षेत्र दोनों प्लेट्स के बीच कितना होगा, क्या वह कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। तो जैसा कि बच्चों जानते हो कि प्लेट्स के बीच का दूरी बहुत कम होता है। प्लेट्स का जो क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है उसके रिस्पेक्ट में प्लेट्स के बीच का दूरी बहुत कम होता है, काफी छोटा दूरी होता है। इस कारण से दोनों प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, बिल्कुल लगभग नियत रहता है यानी कांस्टेंट बना हुआ रहता है। अब सवाल है कि इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के कारण से फील्ड होगा उसका जोड़ होगा, सदिश जोड़ होगा।
तो ये जो पहला पॉजिटिव प्लेट है इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये प्लेट से बाहर की ओर, ये रहा E1। और फिर जो निगेटिव प्लेट है इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा E2, वह भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से परपेंडिकुलर आउटसाइड, और ये जो निगेटिव प्लेट है वह प्लेट की डायरेक्शन में होता है। तो प्लेट्स के बीच विद्युत क्षेत्र, ये जो विद्युत क्षेत्र है चूंकि निर्वात माध्यम है इसलिए मैं इसे E0 लिख देता हूं। अब यह विद्युत क्षेत्र जो होगा, पहला प्लेट का विद्युत क्षेत्र E1 और दूसरा प्लेट का विद्युत क्षेत्र E2 दोनों का जोड़ होगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो E1 है और ये E2 है, आप देख सकते हैं E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों की दिशा बिल्कुल एक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों के बीच में एंगल थीटा जो है ये है 0 डिग्री। साथ ही ये जो E1 है और ये जो E2 है, अगर इस दोनों की मैग्नीट्यूड को आप देखोगे तो आप सभी जानते हो कि कोई भी जो आवेशित प्लेट होता है, जैसा कि यहाँ पर यह आवेशित प्लेट है लेकिन यह एक सीट के जैसे व्यवहार करता है, तो सीट के नज़दीक के बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वह σ/2ε0 के बराबर होता है। तो जाहिर है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जो आप लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E0, यह जो लिखाएगा तो यह लिखाएगा आपका σ/2ε0 E1 का वैल्यू प्लस σ/2ε0 मैग्नीट्यूड में, और ये होगा ऋणात्मक प्लेट की ओर, ऋणात्मक प्लेट की ओर, प्लेट की ओर। अब अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो ये हो जाएगा आपका σ/ε0, और इसे सिग्मा चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये होता है चार्ज बाय एरिया Q/A, और ये हो गया ε0। और जो दिशा है वो तो आप जानते हो कि ये ऋणात्मक प्लेट की ओर। बच्चों ये रहा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फील्ड है यह। और अब आपको चाहिए प्लेट्स के बीच का विभवांतर, ये लीजिए प्लेट्स के बीच का विभवांतर। प्लेट्स के बीच का विभवांतर जब आप निकालोगे, इसे अगर मैं V0 कर लूं क्योंकि निर्वात है, तो ये होगा पॉजिटिव प्लेट का विभव माइनस ये रहा निगेटिव प्लेट का। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा E0 × D, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन D है। और इसे अगर आप लिख लेते तो ये देखिए E0 का वैल्यू ये रहा Q/A∈0, और D से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो D यहाँ पर आ जाएगा। अब आपके पास कैपेसिटर यानी संधारित्र पर कितना आवेश है ये भी मालूम है, और उसकी प्लेट्स के बीच का विभवांतर मालूम है। तो अगर धारिता निकालोगे तो आप कह सकते हैं कि अतः देयरफॉर ये रहा धारिता C0 इक्वल, ये हो जाएगा आपको बच्चों Q/V0, विभवांतर आवेश बटे विभवांतर। तो अगर आप इसे V0 की वैल्यू यहाँ से रख देते हो तो ये Q और वहाँ जो Q है वो तो कैंसिल होगा, A∈0 ऊपर चला जाएगा, तो यह लिखाएगा A∈0/D। तो बच्चों कल मैंने इसी रिजल्ट को लिखा था कि किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र का प्लेट एरिया अगर A हो
दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन अगर स्मॉल डी हो और प्लेट्स के बीच निर्वात हो तो उसका निशन वो उसकी जो कैप्सिडेंस होगा, उसकी जो धारिता होगा, वह आपका ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी के बराबर होगा। फिर से मैं इसे दोहरा देता हूँ 1 मिनट में, जरा आप दोबारा देख लें। यह एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ये रहा पहला प्लेट, ये रहा दूसरा प्लेट। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ प्लेट क्षेत्रफल कैपिटल ए, प्लेट्स के बीच की दूरी स्मॉल डी, प्लेट्स के बीच का माध्यम निर्वात है, यहाँ पर निर्वात है। प्लेट्स के बीच विद्युत क्षेत्र अगर आप निकालते हो तो मैंने पहले ही कहा था कि दोनों प्लेट्स के बीच का जो दूरी होता है वह प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया की अपेक्षा बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बराबर E1 प्लस E2, पहला प्लेट के कारण से विद्युत क्षेत्र जो दूसरा प्लेट के कारण से विद्युत क्षेत्र, और ई नॉट इक्वल टू, अब जैसा कि इस दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है तो इसलिए E1 का मैग्नीट्यूड और ये रहा E2 का मैग्नीट्यूड, दोनों का आप जोड़ लोगे ऋणात्मक प्लेट की ओर, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आपको निकल जा रहा है और फिर प्लेट्स के बीच का विभवांतर निकल जा रहा है। और फिर उसके बाद तो आप जानते हो कि जो धारिता होता है ना, आवेश और विभवांतर का अनुपात होता है, और यह ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी के बराबर आते। बहुत आसान है निकालना। अब बच्चों दूसरा सवाल अब यह उत्पन्न होता है कि अगर दोनों प्लेट्स के बीच किसी परावैद्युत माध्यम को, परावैद्युत पदार्थ को भर दिया जाए तब धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए मैं इसे भी बता देता हूँ आपको, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से इसे पॉज करके आप लिख लोगे तो बेहतर होगा। बच्चों आपने लिख लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बताने के लिए जरा बोर्ड साफ कर लेना जरूरी होगा, तो चलिए मैं साफ भी कर लेता हूँ। तो बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि परावैद्युत माध्यम यानी परावैद्युत पदार्थ को प्लेट्स के बीच भरने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए यहां देखिए आप गौर से, अब क्या प्रभाव पड़ेगा। ये रहा पहला प्लेट, इसे चार्ज प्लस Q प्राप्त है। ये रहा दूसरा प्लेट, इसे चार्ज माइनस Q प्राप्त है। दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन ये रहा D, और दोनों प्लेट्स के बीच एक परावैद्युत पदार्थ को भर दिया जाता है। जिस परावैद्युत पदार्थ को भरा जाता है उसका परावैद्युतांक कैपिटल K मान लेता हूं। अब देखिए आपने पढ़ा है कि जब एक परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पदार्थ का ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन हो जाता है, और ध्रुवीकरण होने कारण से, पोलराइजेशन होने कारण से परावैद्युत पदार्थ के अंतः बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होता है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो घट जाता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है ये भी आपको अच्छी तरह पता है। तो यहाँ पर ये रहा परावैद्युत पदार्थ जिसे यहाँ भर दिया गया। अब ये जो परावैद्युत पदार्थ है इसका ध्रुवीकरण होगा, और ध्रुवीकरण के कारण से इसके अंतर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र घट जाएगा। तो ये जो इंध है यहाँ पर आएगा माइनस QP, ये ध्रुवित आवेश है, पोलराइज चार्ज है, और ये जो भाग है यहाँ पर आ जाएगा प्लस QP। ध्रुवीकरण कारण से ये जो प्रेरित आवेश आ गया या ध्रुवित आवेश आ गया, उस कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घट जाता है। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो परावैद्युत
पदार्थ भरने पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तो बच्चों अब जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा उसे अगर हम लोग E लिखते हैं तो यह आपको E0/K, ये मैं आप सभी को क्लासरूम में बता चुका हूं कि जब भी एक पराविद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो पराविद्युत पदार्थ के अंतः बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वह ये रहा बाह्य विद्युत क्षेत्र बाय कैपिटल K, यानी पराविद्युतांक से वह रिड्यूस्ड कर जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बदल गया इसकी वजह से अब प्लेट्स के बीच का विभवांतर भी बदल जाएगा। प्लेट्स के बीच का विभवांतर, तो बच्चों अब दोनों प्लेट्स के बीच का विभवांतर यहाँ पर चेंज कर जाएगा। तो विभवांतर अब क्या होगा, तो ये हो जाएगा E इंटू डी के बराबर हो जाएगा। और E0 की वैल्यू, जैसा कि हम सभी E0 की वैल्यू हम लोग अभी लिख चुके थे, यह था आपका Q/A एप्सिलॉन नॉट और ये रहा K। तो जाहिर है कि V = E इंटू डी, विभवांतर जो होगा वो विद्युत क्षेत्र गुने सेपरेशन, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, तो ये हो जाएगा Q इंटू डी डिवाइड KA एप्सिलॉन नॉट। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हो कि 1/K, ये रहा QD/A एप्सिलॉन नॉट, यह भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है इस प्रकार। अब आप देखिए कि धारिता पर क्या प्रभाव पड़ रहा, बिल्कुल प्रभाव पड़ रहा है। ये देखिए धारिता, अब जो कैपेसिटेंस आपको निकल करके आ रहा है वो बदल जा रहा है। अब जो कैपेसिटेंस C होगा ये हो जाएगा Q/V के बराबर होगा, Q/V। और अब अगर आप V की वैल्यू रखते हो तो यह आपका रिजल्ट कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ये हो जाएगा K, ये हो गया A एप्सिलॉन नॉट D। तो बच्चों Q तो कट जाएगा, इसलिए आवेश Q का वैल्यू खत्म हो गया, ये हो गया K एप्सिलॉन नॉट T, यानी C=, आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो K इंटू C0। तो बच्चों क्या रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट यह सामने आ रहा है कि जब एक संधारित्र यानी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच एक परावैद्युत पदार्थ को भर दिया जाता है तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। कितना इंक्रीज करेगा, यदि कंप्लीटली आप परावैद्युत पदार्थ से भरते हो तो K टाइम्स यह बढ़ जाता है, जबकि K माध्यम का परावैद्युतांक है यहाँ पर। अब स्पष्ट है, अगर आपसे यह प्रश्न पूछ दिया जाए, जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है C0, ये आपका 10 माइक्रोफेराड है और उस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच एक परावैद्युत पदार्थ K=5 भर दिया जाता है, तो फिर नया कैपेसिटेंस क्या होगा, बहुत आसान। तो C=KC0, दैट मीन 5 इंटू 10 माइक्रोफेराड, तो आपका हो जाएगा 50 माइक्रोफेराड। तो बच्चों यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट जवाब है कि जब एक संधारित्र के प्लेट्स के बीच परावैद्युत पदार्थ को भरा जाता है तब उस संधारित्र की धारिता इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। कितना से बढ़ेगा, तो K टाइम्स बढ़ जाता है। अगर संधारित्र की धारिता पहले मान लीजिए कि 10 माइक्रोफेराड है और जिस परावैद्युत पदार्थ को आपने भरा उसका परावैद्युतांक 5 है, तो उसकी जो नई धारिता होगा वह 5 इंटू 10, दैट मीन 50 माइक्रोफेराड हो जाएगा। तो ये रहा जवाब, और इस एक्सप्रेशन को आपको बिल्कुल याद रखे रहना, इसलिए क्योंकि प्रायः बोर्ड एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करें, जबकि प्लेट्स के बीच निर्वात होगा और प्लेट्स के बीच एक परावैद्युत पदार्थ को भरा जाएगा, तो फिर उसकी धारिता का व्यंजक आपसे पूछा जाता है। इसके बाद अब मैं अन्य प्रभाव पर भी चर्चा करने जा रहा हूं, आप इसे लिख लेंगे तो बेहतर होगा।
बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा। अब मैं आगे की डिस्कशन को लाता हूँ। अब एक सवाल यह उत्पन्न होता है कि यदि दोनों प्लेट्स के बीच का जो भाग है उसे पूर्णतः नहीं भर करके आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ से भरा जाएगा, तब धारिता पर यानी कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इसे हम सभी देखते हैं क्या प्रभाव उस पर पड़ेगा। जब प्लेट्स के बीच का स्थान को यानी भाग को आंशिक रूप में परावैद्युत पदार्थ से भरा जाता है, अब क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों, जरा इसे देखिए। मान लीजिए कि ये पहला प्लेट है, इसे चार्ज है +Q। ये दूसरा प्लेट है, इसे चार्ज है -Q। दोनों प्लेट्स के बीच का जो कुल दूरी है वह है d। अब इस दोनों प्लेट्स के बीच आप आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ को भरते हो और अलग अलग पदार्थ भी भरते हो। जैसे मान लें कि यहाँ पर आप एक परावैद्युत पदार्थ को यूज कर रहे हो, इसकी मोटाई जो है, इसकी मोटाई मान लीजिए कि T1 है और इस पदार्थ का परावैद्युतांक K1 है। यह रहा पहला पदार्थ। फिर आप यहाँ पर दूसरा पदार्थ को यूज कर रहे हो, दूसरा परावैद्युत पदार्थ, इसकी मोटाई मान लीजिए कि T2 है और इसका परावैद्युतांक जो है वो K2 है। इसका परावैद्युतांक K2 हो गया। इसी तरह से आप बहुत सारे पदार्थ को यहाँ पर भर लेते हो। मान लेते हैं कि यह परावैद्युत पदार्थ जो है इसका परावैद्युतांक Kn है और इसकी मोटाई जो है वह Tn है। और फिर यहाँ पर जो भाग है, ये भाग आपको बिल्कुल वैक्यूम्ड है या निर्वातित है। बच्चों यहाँ पर दोनों प्लेट्स के बीच का कुल दूरी d हो गया। पहला परावैद्युत का मोटाई T1, दूसरा का T2, उसी तरह से T3, T4, T5, T6 और जो nth है उसका मोटाई Tn और इसकी परावैद्युतांक Kn। फिर कुछ भाग खाली भी बच जाता है। तो यहाँ पर प्लेट्स के बीच का दूरी आप देख लें, प्लेट्स के बीच का दूरी ये हो गया आपका d। परावैद्युत पदार्थों की कुल मोटाई यानी इसकी जो कुल मोटाई है, अगर उसे T मान लिया जाए तो ये बराबर हो जाएगा T1 + T2 + T3 + Tn। ये हो गया कुल मोटाई। निर्वातित भाग, ये जितना भाग की निर्वातित रह जाएगा, निर्वातित भाग जो वैक्यूम्ड पोर्शन बच जाएगा वो हो जाएगा d - T हो जाएगा। जितना भाग की खाली रह गया, ये भाग खाली रह चुका है ये। अब बच्चों, अब धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
तो अब जो धारिता के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे तो C बराबर आप लिखोगे A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड, देखिए पहला जो परावैद्युत पदार्थ है उसकी मोटाई है T1 और इसका परावैद्युतांक K1, तो T1 बाय K1। दूसरा का मोटाई T2, T2 बाय K2। तीसरा की मोटाई T3, तो T3 बाय K3। इस तरह जितने भी परावैद्युत पदार्थ को यूज किया गया है ये Tn और ये रहा Kn। अब निर्वातित भाग बच जाता है तो प्लस ये हो गया आपका D माइनस टी, और T कितना होता है तो आप देख सकते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट प्लस Tn। तो बच्चों अब इस कंडीशन में आप इस सूत्र का प्रयोग करोगे। यदि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट्स के बीच परावैद्युत पदार्थ को आंशिक रूप से भरा जाता है या एक से अधिक परावैद्युत पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, अगर पूर्णतः भर लिया जाएगा और बहुत सारे पदार्थ का यूज किया जाएगा तो उस कंडीशन में D माइनस टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यदि T इक्वल टू D के बराबर हो गया तो D माइनस टी इक्वल टू 0। तो यदि पूर्णतः भर लिया जाएगा और कई अलग अलग पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा तो फिर ये D माइनस टी 0 हो जाएगा, उस कंडीशन में ये भाग 0 हो जाएगा। तो A एप्सिलॉन नॉट बाय T1 बाय K1, T2 बाय K2, T3 बाय K3, इस फॉर्मूला का प्रयोग आप करोगे और बहुत ही आसानी से आप सवाल बना सकते हो। सवाल बनाने में कहीं कठिनाई नहीं है, बिल्कुल ही कठिनाई नहीं है। तो अब यह बेहतर होगा कि हम सभी इस पर कुछ सवाल बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बच्चों जल्दी से आप फिर से इसे लिख लो, मैं आपको सवाल बताता हूँ। आइए कुछ क्वेश्चंस को हम सभी देखते हैं, बेहतर होगा। बच्चों यहाँ आप देख सकते हो कि 3 ऑब्जेक्टिव आपके सामने लिखा गया है। पहला जो ऑब्जेक्टिव है उसे अगर आप देखोगे तो यह कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल कैपिटल ए, प्लेट्स के बीच का दूरी स्मॉल d है, धारिता होगा। तो आप तो बच्चों अभी पढ़ ही चुके हो कि धारिता A एप्सिलॉन नॉट बाय D होगा, ये सही ऑप्शन है। अगला सवाल आप देखें, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C0 है, प्लेट्स के बीच परावैद्युतांक कैपिटल K का पदार्थ भरने पर धारिता हो जाएगा। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा है, आपको मैंने बताया है कि K परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भरने पर धारिता K टाइम्स बढ़ जाता है, तो K C0 ये आंसर हो जाएगा। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अधिक होने के लिए ऑप्शन ए कह रहा है कि प्लेट क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, प्लेट्स के बीच की दूरी कम होना चाहिए, उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि जो धारिता का व्यंजक है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है। A यहाँ पर प्लेट क्षेत्रफल है और D प्लेट्स के बीच का दूरी है। तो धारिता अधिक होने के लिए ये जो प्लेट क्षेत्रफल है A, इसका मान निश्चित रूप से अधिक होना चाहिए और ये जो D है इसका मान कम होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आप देखें ये सही है, ये सही है, लेकिन C जो ऑप्शन है यह कह रहा है उपर्युक्त दोनों, तो ऑप्शन C ज़्यादा सही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन C
में आप टिक लगाओगे। तो ये तो हुआ कि जो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे वो प्रश्न रहा। इसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको बताता हूँ। मुझे उम्मीद है आप लिख लिए होंगे, मैं इरेज कर लेता हूँ। क्वेश्चन देखें आप। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, एक समांतर प्लेट संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं प्लेट्स के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, धारिता का मान होगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक C के लिए आप लिखते हो A एप्सिलॉन नॉट बाय D। आप देख सकते हो कि प्रश्न से ये जो प्लेट एरिया है यह कितना है, ये आपको दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये सेंटीमीटर तो सीजीएस यूनिट है, इसे आपको एसआई में कन्वर्ट करना होगा। एसआई में कन्वर्ट करोगे तो यह लिखाएगा 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो D है, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D, तो ये है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर है तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻³ मीटर यह हो जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आप सभी जानते ही हो, तो आप कह सकते हो C²। ये देखिए A 20 इंटू 10⁻⁻⁴, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, और फिर D का वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻3, और ये आपको फेराड में आएगा क्योंकि आपने एसआई सिस्टम में सभी वैल्यू रखा है। तो एसआई यूनिट कैपेसिटेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो फेराड होता है, जाहिर है कि यूनिट फेराड होगा। अब इसे आप सॉल्व कर लेते हो। 20 इंटू 8.85 इंटू 10⁻, ये देखिए आप -4 -12 + 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये रहा फेराड। अब अगर आप 20 से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ये 177 हो जाएगा, और इंटू 10⁻, आप देख सकते हो ये रहा -16 + 3 तो -13 फेराड रहा। इसे बेहतर होगा कि 17.7 इंटू 10⁻⁻12 फेराड लिख लें तो बेहतर रहेगा, और 17.7 और 10⁻⁻12 को पीको कहा जाता है, तो जाहिर है कि ये पीको फेराड, यानी 17.7 पीको फेराड आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आ गया। तो छात्रों, आज के क्लास में को मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगले भाग में मैं संधारित्र से संबंधित अन्य जानकारी को, जैसे संधारित्र का ऊर्जा क्या होगा, अगर संधारित्र को किसी बैटरी से जोड़ेंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा, बैटरी को डिस्कनेक्ट करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं अन्य जानकारी को लेकर के आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।